हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, कितनी सही बात कही गई है कि सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। यानी कि हम हमारी नज़र अगर खराब है तो हम उसका तो इलाज कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाकर, पर अगर हमारा नज़रिया खराब हो गया तो हमारा व्यवहार भी खराब हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि हमारे नज़रिए पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, हमें अपना नज़रिया अच्छा रखना चाहिए, जिससे हमारा व्यवहार अच्छा बना रहे और हमारी तरक्की होती रहे। तो दोस्तों, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, तो पॉलिटी में हमने ताज का शासन शुरू कर दिया था जब हमने भारत शासन अधिनियम का 1958 का एक्ट शुरू किया था। तो दोस्तों, उसी की सीरीज में हमने 1958 का एक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने 1909 का पार्लियामेंटो एक्ट पढ़ा, और उसके बाद हमने 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पढ़ा। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत शासन अधिनियम का 1935। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935, यह अधिनियम भारत के उत्तरदायी सरकार के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यानी कि ये जो एक्ट आया, तो इसमें भारत के लिए इतना सब कुछ था, आने वाले भारत के संविधान के लिए इतना सब कुछ था कि ये एक मील का पत्थर यानी कि बहुत ही कीमती चीज माना जाने लगा। और यह एक काफी बड़ा दस्तावेज था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 395 अनुच्छेद यानी कि आप धाराएं कह सकते हैं, और 8 अनुसूचियां थी, जिसको आगे बढ़ाकर आज की तारीख में 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। और अनुच्छेद नहीं बढ़ाए गए, लेकिन उनके भाग बढ़ाए गए। अगर हम उनको गणना के आधार पर देखें तो करीब वो 450 अनुच्छेद से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संघ की भी स्थापना हुई। यानी कि जो भारत इंडियन यूनियन जिसे कहते हैं ना, तो उस संघ की भी स्थापना इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। इस अधिनियम में ही केंद्र और राज्य सरकारों ने को 3 अनुसूचियों में बांटा गया। ठीक है, जो आज की डेट में भी बटी हुई हैं। तो दोस्तों, वो 3 अनुसूचियां कौन सी थी? संघ सूची, राज्य सूची और संवृत्ति सूची। ये क्या होती है दोस्तों? संघ सूची वो सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची वे सूचियां होती हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और संवृत्ति सूची वे सूचियां होती हैं जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर वही कानून पर केंद्र सरकार ने भी बनाया और राज्य सरकार ने भी बनाया, तो केंद्र वाले कानून को ज्यादा महत्व दिया जाता है, राज्य सूची वाला कानून समाप्त हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, जब ये सूचियां बनाई गई तो इसमें विषय रखे गए, तो उन विषयों की संख्या दी गई है कि उस समय संघ सूची में दोस्तों 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, और संवृत्ति सूची में 36 विषय थे। ठीक है, इन मुद्दों पर अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी, क्योंकि वायसराय उस समय था 1935 में दोस्तों। तो उस समय की शक्तियां जो थी वो वायसराय को दी गई थी, परंतु ये व्यवस्था भी की गई कि कार्यान्वित नहीं हो सकी। ये जो आप जो व्यवस्था देख रहे हैं, संवृत्ति राज्य सूची संवृत्ति सूची वाली, वो व्यवस्था उस समय लागू नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि जो देसी रियासतें थी उस समय की भारत की, तो वो उसमें शामिल नहीं हुई। उन्होंने इसका विरोध किया कि हम अपनी सत्ता नहीं खोने देंगे, हम अपने लिए जो उनका राज्य पाठ था वो उसको बनाए रखना चाहते थे, भले ही अंग्रेजों के अधीन सही, लेकिन वो कार्य करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस स्कीम को स्वीकार नहीं किया और ये व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। इसी के साथ ही दोस्तों, इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई? तो
किस एक्ट में आई? 1935 के एक्ट में। तो इसका परिणाम यह हुआ कि संघीय विषयों में स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया। जो संघ के विषय थे उनको स्थानांतरित और आरक्षित यानी रिजर्वेशन और ट्रांसफरेशन वाले सब्जेक्टों में बांट दिया गया, परंतु ये प्रावधान भी लागू नहीं हो सका। कहीं ना कहीं ये भारत की दूसरी रियासतों का ही इसमें भी हस्तक्षेप रहा होगा। इस अधिनियम ने के द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में कितने राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू है, ठीक है, या कितने राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था की बात चल रही है। अभी एक हाल ही में एक राज्य में शुरू हुई है और एक ने अभी हाल ही में अपने क्षेत्र में अपने राज्य में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा है। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में दोनों ही राज्यों के नाम बताने हैं और कितने राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था है वो भी बताना है, ठीक है दोस्तों। तो उस समय जो 11 राज्यों में से 6 राज्यों की बात थी, तो वो 6 राज्य थे। पहले बंगाल, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, बिहार और बम्बई। ये 6 राज्य थे जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई, जैसे यानी कि विधानसभा और विधान परिषद की बात की जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें दलित जातियों, महिलाओं, मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों हमने पिछले वीडियोस में आपने बात की थी, तो उसमें पढ़े लिखों यानी कि साक्षर लोगों के लिए, जमींदारों के लिए, इन सब के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की बात कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोग इस समय 1935 के एक्ट पढ़ रहे हैं, तो इस समय आपका साइमन कमीशन वापस जा चुका है, ठीक है, और आपका जो मैकडोनल्ड का प्रस्ताव था वो जिस पर पुनः पैक्ट हुआ था गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में, तो वो दोनों ही घटनाएं हो चुकी हैं। तो उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए ये फिर से बांटने की नीति पर उतर आए थे अंग्रेज लोग। तो इसमें उन्होंने दलित जातियों के आधार पर आरक्षण के साथ निर्वाचन करने लगे, ठीक है। महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र खोल दिए, मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र खोल दिए, ताकि भारत के लोग एक दूसरे से बट जाएं। जब बट जाएंगे तो उन्हें शासन करने में आसानी होगी। तो यही उनका फार्मूला था कि बांटो और राज्य करो। तो दोस्तों इस अधिनियम ने 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में स्थापित भारतीय परिषद को भी समाप्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसमें जो भारत परिषद बनाई गई थी 1858 में, उसको भी समाप्त कर दिया। और जो भारत सचिव था को इंग्लैंड की सलाहकार टीम मिल गई, यानी कि जो भारत की परिषद थी जिसमें आपको याद होगा कि 6 लोगों की सदस्यता थी, जिसमें एक भारतीय भी सबसे पहले शामिल हुआ था। तो दोस्तों उसी परिषद को समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव को मदद के लिए इंग्लैंड में सलाहकार टीम मिल गई थी, यानी कि इंग्लैंड की सलाहकार टीम से उसको सहायता प्राप्त होने लगी। और इस अधिनियम ने मताधिकार का भी विस्तार किया। आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने इस लाइन में आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने दलितों, महिलाओं, मजदूरों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र खोल दिए, तो इनकी निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता था कि जब दलित खड़ा होगा तो वहां पे दलित ही वोट डालेगा, महिला खड़ी होगी तो महिला ही वोट डालेगी, और जब किसी मजदूर वर्ग का मजदूर खड़ा होगा तो मजदूर ही वोट डालेगा। तो चूंकि वहां पर अभी तक इन लोगों को ये अधिकार नहीं मिले थे वोट डालने के, तो इस अधिनियम ने मताधिकार का भी विस्तार किया था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। देश में बैंकों का बैंक, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। कहा जाने वाला बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, ठीक है दोस्तों, जिसको हम आरबीआई कहते हैं। इसकी भी स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा हुई थी, लेकिन जिस एक्ट के थ्रू हुई थी
जिसका नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कमेंट बॉक्स में हमें कि किस को सबसे पहला गवर्नर बनाया गया था आरबीआई का। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना के साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी संयुक्त सेवा की स्थापना की गई, यानी कि जिसे हम पीएससी कहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी स्थापना इसी एक्ट के थ्रू की गई थी। और इसमें एक चीज और लाई गई थी कि 2 या 2 से अधिक जो राज्यों के लिए भी एक ही आयोग, एक ही प्रांतीय आयोग इसके लिए नियुक्ति कर सकता था, जिसे हम संयुक्त सेवा के नाम से भी कह सकते हैं, की स्थापना भी की गई थी। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं हमें जरूर बताइए, हम उसे अपनी सीरीज छोटे मगर बड़े काम की बातों में जरूर लेकर आएंगे। भूलिएगा नहीं, आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।